दोस्तों जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया में इस समय बनी हुई है वो है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की मृत्यु, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके साथ आपको फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अब्दुल्लाहियां जो है इनकी भी मृत्यु हो चुकी है और यह बात कंफर्म हो चुकी है कि कैसे ईरान के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के दो लीडर्स यहां पर मारे जा चुके हैं। दोस्तों ईरान के अंदर ये जो सिलसिला है जहां पर टॉप पर्सनैलिटीज की आपको मृत्यु देखने को मिलती है, हमने इसको लास्ट वीडियो में भी कवर किया था और कई बार हम यहां पर वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ऐसे में अभी तक हमने देखा था कि कैसे मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई जो पर्सनालिटीज हैं उनके ऊपर अटैक करवाकर मारा जाता है, उनके असैसिनेशन हमने देखे हैं, जिसके अंदर आपको बेसिकली इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसका आपको हाथ बेसिकली देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो टॉप लीडरशिप यहां पर इनकी मृत्यु हुई है पॉलिटिकल लीडरशिप की, यहां पर इसके पीछे किसका हाथ है। ये क्रैश अपने आप हुआ है या इस क्रैश को करवाया गया है, ऐसा यहां पर अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो फिलहाल हम यही मानते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ईरान के अंदर अब क्या होगा, कौन ईरान के अंदर अब इनको सक्सीड करेगा या कैसे अरेंजमेंट्स पॉलिटिकल लेवल पर देखे जाएंगे, ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है वो हमें यहां पर समझना होगा उसके लिए। और ऐसे में यहां पर पूरे मामले को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अकेडमी में। देखते हैं कि आखिर पूरा मामला दोस्तों यहां पर क्या है। तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है इब्राहिम रईसी, कैसे पावर में आते हैं। अगर बात करें इब्राहिम रईसी की तो 1960 के अंदर 1960 के अंदर इनका जन्म होता है और ईरान की एक क्लरिकल फैमिली के अंदर इनका जन्म होता है। क्लरिकल फैमिली जो है वो एक प्रकार की फैमिली है होती है, मान लीजिए आप, जो कि धार्मिक मामलों की जानकारी रखती है और धार्मिक मामलों से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं उनसे जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हैं यहाँ की जो प्रीस्टली क्लास है वहां पर इनका जन्म होता है। तो ऑलरेडी ये इस्लामिक लॉ और रिलीजन के जानकार आपको देखने को मिलेंगे और इनकी पढ़ाई भी फिर यहां पर इस्लामिक लॉज में ही होती है। तो ऑलरेडी ये इस्लामिक लॉ के आपको जानकार देखने को मिलते हैं और इनकी पढ़ाई जहां से होती है वहां से एक और ईरान की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें कहां से इन्होंने पढ़ाई करी, इन्होंने उस कॉलेज से पढ़ाई करी जहां पर ईरान की रेवोल्यूशन के फादर कहे जाने वाले अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी जो है वो वहां पर टीचर थे। यानी कि जहां से ईरान के रेवोल्यूशन लाने वाले सुप्रीम लीडर आपको देखने को मिलते हैं, पहले सुप्रीम लीडर जो वो वहां पर टीचर थे, वहां से कॉलेज से इस्लामिक लॉज की स्टडी करके आते हैं इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी आप देखेंगे कि ईरान के फर्स्ट जो सुप्रीम लीडर थे उनसे इनका कनेक्शन यहां पर देखने को मिलता है कि टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर बात करें तो अगर आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर पता होना चाहिए, ये जो शब्द अयतुल्ला लगा हुआ है ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम में, आप देखेंगे अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी ये पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के और इस समय आपको जो सेकंड सुप्रीम लीडर देखने को मिलते हैं उनका नाम है अयतुल्ला अली खमेनी। दोनों ही सुप्रीम लीडर्स के नाम में अयतुल्ला लगा हुआ है। तो अयतुल्ला कोई नाम नहीं है, अयतुल्ला दरअसल एक टाइटल होता है, आप कह सकते हैं एक पद होता है जो कि उनको दिया जाता है, जो कि इस्लामिक लॉ के यानी कि धार्मिक मामलों के जानकार होते हैं, जिन्होंने इस्लामिक लॉ की स्टडी की होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम लीडर बनने की सबसे पहली कंडीशन तो आपको यही मिल गई कि यहां पर धार्मिक मामलों में अच्छी खासी पकड़ और जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले सुप्रीम लीडर भी आपको ऐसे मिलेंगे, सेकंड सुप्रीम लीडर भी इस्लामिक मामलों के जानकार, और यहां पर जो राइसी है प्रेसिडेंट राइसी, ये भी आपको इस्लामिक लॉ को स्टडी करते हुए आते हैं और ये इवन चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ईरान के अंदर। तो यहां पर बात करें धार्मिक मामलों के जानकार ऑलरेडी आपको देखने को मिलते हैं। अब ये प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, दरअसल इनकी नजदीकियां आपको ऑलरेडी देखने को मिलती हैं। जो इस समय ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, तो अयतुल्ला अली खमेनी के इनकी नजदीकियां आपको ऑलरेडी देखने को मिलती हैं और इसी वजह से 2021 के अंदर प्रेसिडेंट के पद पर यहां पर पहुंच जाते हैं, इलेक्शन लड़कर यहां पर पहुंच जाते हैं इब्राहिम राइसी। तो 2021 के अंदर प्रेसिडेंट बने थे और आज 2023 चल रहा है, यानी कि लगभग 3 साल इनको प्रेसिडेंट बने हुए ईरान के अंदर हो चुके थे। और ऐसे में ये एक हार्ड लाइन कंजर्वेटिव आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ईरान के अंदर जो रूढ़िवादी स्टैंड लेने वाली जो पार्टी है उससे आते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो इब्राहिम रईसी जो है वो एक कंजर्वेटिव ग्रुप से आते हुए लीडर आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें ईरान के अंदर, हमने बोला कि भाई कंजर्वेटिव्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो ईरान की विचारधारा है, ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो अगर बात करें ईरान के अंदर 1979 के अंदर ईरानियन रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है
और धर्म के आधार पर ईरान एक देश बनता है। ऐसे में ईरान का जो एग्जिस्टेंस है उसके कोर में आपको देखने को मिलेगा शरिया इस्लामिक जो लॉज एंड बिलीफ्स हैं वो उसके कोर में देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर जो भी पार्टीज होगी, सबसे पहली बात उसकी जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो ईरान के इस रिपब्लिक के प्रति होनी चाहिए जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के तहत बना हुआ है। यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के अंदर आपकी 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन थी इसके अंदर आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको दो तरह के ग्रुप मिलते हैं, दोनों ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रति आपको लॉयल देखने को मिलते हैं। पहला ग्रुप आपको देखने को मिलता है वो है कंजर्वेटिव्स का ग्रुप। ये उस विचारधारा के पॉलिटिशियंस हैं ईरान के अंदर जो कि एक कंजर्वेटिव स्टैंड रखते हैं, जैसे कि वहां पर रिलीजन के आधार पर एक सख्त स्टैंड रखते हैं, रेडिकल स्टैंड रखते हैं, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को जमकर क्रिटिसाइज करते हैं, साथ में अमेरिका की एंटी जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना और रशिया इनका भी जमकर समर्थन करते हैं, उनके प्रति स्टैंड लेते हैं। और साथ में इनका आपको देखने को मिलेगा जो सपोर्ट इनको आता है, जो इनका बेस है सपोर्ट का, सपोर्टर्स का जो बेस है वो बेसिकली पुअर सेक्शन आपको पॉपुलेशन का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो ईरानियन प्राइड की बात होती है और अगेंस्ट अमेरिका आपको सख्त स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, और रेडिकल इस्लामिक स्टैंड लेते हुए भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ ईरान की पॉलिटिक्स में आपको जो दूसरा ग्रुप देखने को मिलता है वो है रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट भी आपको ईरानियन रेवोल्यूशन के प्रति लॉयल ग्रुप ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ईरान का इस समय जो एग्जिस्टेंस का आधार है वो वहां की इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 है। लेकिन ये जो ग्रुप है रिफॉर्मिस्ट ये थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलेगा कंजर्वेटिव्स के मुकाबले। ये जो ग्रुप है ये बात करता है कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे हमारे संबंध बेहतर होने चाहिए ताकि इकोनॉमिक समस्याएं जो है उनको ठीक से डील किया जाए। उसके अलावा जो सोसाइटी है उसके अंदर महिलाओं के पास थोड़े ज्यादा अधिकार होने चाहिए, महिलाओं के अधिकारों की यहां पर बात की जाती है। ठीक है, उसके अलावा सिविल सोसाइटी जो है यानी कि मीडिया जो है वो ओपन होनी चाहिए, मीडिया जो है उसके ऊपर कंट्रोल उतना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एनजीओज यानी कि सिविल सोसाइटीज वगैरह इनको इनकी फंक्शनिंग जो है ट्रांसपेरेंट और इनकी फंक्शनिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार की चीजें और फ्री इलेक्शन, इस प्रकार की बातें आपको रिफॉर्मिस्ट करते हुए दिखेंगे। हालांकि ये भी इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रति लॉयल आपको देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में यहां पर जो ईरान की जो पॉलिटिक्स है वो इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में, यहां पर इन दोनों ग्रुप्स के बीच की टकराव जो है इसी के बीच में इसकी पॉलिटिक्स आसपास घूमती है। ठीक है, तो ईरान की पॉलिटिक्स के अंदर आपको जो मेन मुद्दा दिखता है वो दिखता है कंजर्वेटिव वर्सेस रिफॉर्मिस्ट। अब अगर यहां पर बात करें कंजर्वेटिव्स की, हमने बात करी कि इब्राहिम रईसी भी कंजर्वेटिव ग्रुप से आते हैं। यहां पर एक अंदाजा आपको लग सकता है कि किस प्रकार से यहां पर ईरान के अंदर आपको देखने को मिलता है कि कंजर्वेटिव्स ऑलरेडी इस समय पावर में जो आपको देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के यहां पर आपको उनका जो पॉलिटिकल कंडक्ट है वो यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें ईरान की तो इब्राहिम रईसी जो है, इब्राहिम रईसी जाने जाते हैं कि 1988 के अंदर यहां पर मास लेवल पर पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, मास लेवल पर उनका कत्ल करवाया गया, उनको यहां पर सजाए मौत दी गई। यहां पर 1988 के अंदर ईरान के अंदर ये एग्जीक्यूशंस हुए और इसके आरोप लगते हैं राइसी के ऊपर, क्योंकि राइसी एक फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थे और इस समय जब बड़े स्तर पर 1988 में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जब सजाए मौत दी जा रही थी तब यहां पर एक बकायदा कमेटी बनी थी जिसको डेथ कमीशन कहा गया था। डेथ कमीशन जो यहां पर बना था, डेथ कमीशन ये देख रहा था कि किन लोगों को सजाए मौत देनी है, किन लोगों की हत्या करनी है। फांसी की सजा यहां पर बकायदा दी गई और उस समय जो इब्राहिम रईसी थे वो डेथ कमीशन के अंदर टोटल 4 मेंबर्स में से एक थे और 27 साल के थे, मात्र 27 साल के। तो 1988 के अंदर मात्र 27 साल की उम्र में रईसी जो है डेथ कमीशन के मेंबर थे और क्योंकि धार्मिक मामलों के, इस्लामिक लॉ के जानकार थे तो ऐसे में यहां पर कमीशन के मेंबर बने। चीफ जस्टिस भी आपको देखने को मिलेगा बाद में रहे। ऐसे में यहां पर रईसी की लीडरशिप में रईसी इस ग्रुप के मेंबर थे और बाद में वो प्रेसिडेंट बने। तो बताया जाता है कि जब वो वहां पर उस ग्रुप के अंदर उस डेथ कमीशन में थे तब यहां पर बड़े स्तर पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हत्याएं की गई। इसके आंकड़े आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहां पर कुछ जो ऑफिशियल आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो बताते हैं कि लगभग 4 से 5 हजार लोगों को इस समय एग्जीक्यूट किया गया था। ये इस आधार पर है कि जिन लोगों की फोटोज निकलकर बाहर आई हैं तो उनसे उनकी जब डेथ कंफर्म हुई तो 4 से 5 हजार का आंकड़ा देखने को मिलता है।
कि लगभग 4 से 5,000 जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो इनके अगेंस्ट रहे होंगे, उनको यहां पर मरवा दिया गया, एग्जीक्यूट करवा दिया गया। बताया जाता था कि एक साथ 6-6, 7-7 लोगों को फांसी एक साथ दी जाती थी। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर संडे टेलीग्राफ, जो कि 2001 का एक आर्टिकल यहां पर छपा हुआ है, यह बात करता है कि इस समय जो आपको खोमेनी देखने को मिलेंगे, यानी कि इस समय जो सेकंड सुप्रीम लीडर है, वो इस समय भी सेकंड सुप्रीम लीडर है। ये 1988 के 1989 में सेकंड सुप्रीम लीडर बने थे। तो सेकंड सुप्रीम लीडर जो 1989 में बने थे, वो अभी भी आपको पावर में देखने को मिलते हैं। उनकी अगर बात करें, अली खमेनी, तो उनके इनके जो आदेश था, इनका जो फतवा था, उसके हिसाब से 30,000 आपको देखने को मिलेगा ईरान के अंदर किलिंग्स होती है। तो एक आंकड़ा यह भी है कि लगभग 30,000 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हत्याएं यहां पर की गई थी। यानी कि जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति, जो भी पॉलिटिकल विचार इनके अगेंस्ट रखता होगा, कोई भी व्यक्ति इनके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल विचार रखता होगा, उसकी यहां पर हत्या करवा दी गई। इसके अलावा ईरान का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो क्या कहता है? ईरान का ऑफिशियल आंकड़ा तो ये कहता है कि भाई इस जमाने के जो इस समय 1989 के जो प्रेसिडेंट थे इस समय, अकबर हाशिमी, इनका कहना है कि भाई 1,000 से भी कम लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था। ये भी 1,000 से कम इनको शायद बोलना पड़ा क्योंकि आंकड़ा ही इतना बड़ा था। जबकि अगर किसी 1,000 से भी कम को, अगर मान लीजिए 700-800 लोगों को भी आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन एक्चुअल फिगर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल फिगर कहीं ज्यादा रही होगी। दो आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक 4 से 5,000 और एक 30,000। बताया जाता है जब ये एग्जीक्यूशन हुए थे तो इब्राहिम रईसी आपको इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो ये आपको हार्डलाइन जो स्टैंड है वो आपको यहां से पता चलता है इब्राहिम रईसी का। इसके अलावा अगर बात करें, तब से अगर यहां पर बात करें 2005 के बाद से, खासतौर पर 2005 के बाद से ईरान की पॉलिटिक्स में कंजर्वेटिव्स आपको पावर में, सत्ता में देखने को मिलते हैं। 2005 से पहले ईरान के अंदर रिफॉर्मिस्ट जो थे वो सत्ता में आए और उस समय वेस्ट जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशन भी अच्छे रहे। 2005 के बाद कंजर्वेटिव्स आपको पावर में देखने को मिलते हैं और अभी भी आपको जो ईरान के अंदर मेन जो होल्ड मिलता है वो कंजर्वेटिव्स का देखने को मिलता है। और खास तौर पर 2020 के अंदर अमेरिका ने जब यहां पर हत्या करी कासिम सुलेमानी की, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के एक टॉप कमांडर, आपको टॉप लीडर देखने को मिलते हैं, इनकी जब 2020 के अंदर हत्या यहां पर की गई, तब उसके बाद से खास तौर पर समर्थन यहां पर चला गया कंजर्वेटिव्स के हक में, क्योंकि अमेरिका ने एक टॉप मिलिट्री लीडर की यहां पर हत्या करी। उसके बाद से अमेरिका के अगेंस्ट सेंटीमेंट गए ईरान में और कंजर्वेटिव्स के समर्थन में यहां पर जो सपोर्ट है वो यहां पर चला जाता है। और ऐसे में यहां पर तब से देखा गया कि इसके बाद से ही, क्योंकि कंजर्वेटिव्स के फेवर में सेंटीमेंट ईरान में बनने लगे, तो उसके बाद 2001 के अंदर इब्राहिम रईसी जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जो कि खुद कंजर्वेटिव ग्रुप से आपको संबंध रखते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो 2021 के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन हो जाता है इब्राहिम रईसी का, क्योंकि सेंटीमेंट ऑलरेडी कंजर्वेटिव्स के फेवर में आपको बनते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़े और ये जाने कि ईरान के अंदर आखिर अब क्या होगा प्रेसिडेंट रईसी की मृत्यु के बाद, अब यहां पर कैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आखिर कैसा है। ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ईरान के अंदर सबसे जो पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर सबसे टॉप पोजीशन होती है वो होती है यहां पर आयतुल्लाह की, ठीक है, और यानी कि सुप्रीम लीडर की। तो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं इस समय फर्स्ट सेकंड, इस समय जो सेकंड आपको सुप्रीम लीडर है ये पावर में देखने को मिलते हैं। ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर आपको देखने को मिलते हैं अयतुल्लाह रुहुल्लाह मौसवी खमेनी, जो कि 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन लाने के लिए आपको देखने को मिलेगा रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फादर ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशन अगर आप कह सकते हैं, तो वो आपको यहां पर अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर 1989 से आपको देखने को मिलते हैं पावर में है अली हुसैन खमेनी, ठीक है, ये भी अयतुल्लाह सैयद अली हुसैन खमेनी आपको पावर में देखने को मिलते हैं एज अ सुप्रीम लीडर। तो इस समय ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर है वो सेकंड सुप्रीम लीडर आपको देखने को मिलते हैं। इनकी उम्र लगभग 85 साल यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि अब यह भी देखना पड़ेगा कि इनको भी कोई सक्सीड करे एज ए सुप्रीम लीडर। तो यहां पर देखा जा रहा था कि जो इब्राहिम रईसी हैं हो सकता है वो अगले ऑल्टरनेटिव एज ए सुप्रीम लीडर यहां पर हो सकते थे, लेकिन अब रईसी जा चुके हैं, तो देखना होगा कि इनका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, वो बात अलग है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि भाई यहां पर प्रेसिडेंट का ऑल्टरनेटिव यहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पर बात करें प्रेसिडेंट का ऑल्टरनेटिव, तो प्रेसिडेंट के लिए यहां पर ईरानियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से एक एक्टिंग प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हुई
तो ईरान के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि फिलहाल के लिए टेम्पररी ये एक प्रेसिडेंट वहां पर बन गए हैं। लेकिन अब ईरान के अंदर यहां पर अगले 50 दिन में इलेक्शन होगा और नया प्रेसिडेंट वहां पर चुना जाएगा एज पर ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल यहां पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बनाए जा चुके हैं। अब अगर बात करें कि ईरान के अंदर प्रेसिडेंट का आखिर रोल क्या होता है, सबसे ऊपर की पोजीशन आपको मिलती है सुप्रीम लीडर की। सुप्रीम लीडर के बाद आपको ईरान में मिलेंगे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो होती है प्रेसिडेंट की। और ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ ईरान के अंदर सब कुछ हाथ में होता है सुप्रीम लीडर के। हालांकि सबसे ऊपर की जो कमांड होती है वो सुप्रीम लीडर होती है। सबसे ऊपर का जो कंट्रोल होता है, चाहे मिलिट्री हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कुछ भी सरकार के कितने भी ऑर्गन्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब पर कंट्रोल सुप्रीम लीडर का होता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पोजीशन होती है प्रेसिडेंट, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसके भी काफी ज्यादा फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें, प्रेसिडेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीडिएशन का बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में तालमेल बिठाने का काम ईरानियन प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और साथ में वाइस प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट करने का काम होता है और इसके अलावा कई मिनिस्टर्स जो हैं वो भी ईरानियन प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, यहां पर प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट रोल फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस में भी रहता है, ठीक है। और ऐसे में यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील जो साइन होती है अमेरिका और ईरान के बीच में, ठीक है, उसमें भी आपको उस समय के प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें, प्रेसिडेंट के डिसीजन को सुपरसीड सुप्रीम लीडर तभी कर सकते हैं जब दोनों के बीच में क्लैश होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का डिसीजन है चलता रहेगा आमतौर पर, लेकिन अगर क्लैश होता है सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट के डिसीजन में, तो सुप्रीम लीडर का डिसीजन जो है वो टेक ओवर करता है, वो यहां पर प्रेसिडेंस लेता है। अब अगर बात करें यहां पर, क्योंकि हमने हायरार्की भी समझ ली, किस तरह की पॉलिटिक्स है ईरान के अंदर, कितने ग्रुप्स हैं, क्या वहां पर है। अब ऐसे में यहां पर देखते हैं कि क्या इस डेथ के बाद, प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद, क्या ईरान के अंदर यहां पर कुछ पॉलिटिकल डिसरप्शन हो सकता है, क्या यहां पर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो कहते हैं कि ईरान के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, टॉप लीडरशिप आपको मिलती है सुप्रीम लीडर की, और टॉप लीडरशिप अभी इंटैक्ट है। तो ऐसे में चांसेस कम है कि ईरान के अंदर किसी तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी। और पॉलिटिकल क्राइसिस आए उससे पहले ही वहां पर प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है मोहम्मद मुखबर को। और ऐसे में वहां पर एक प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट इस समय है, फर्दर 50 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और मोहम्मद मुखबर जो है, ठीक है, ये जो मुखबर है जो इस समय प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये भी रईसी के करीबी बताए जाते हैं, यानी कि इब्राहिम रईसी से इनका तालमेल अच्छा था। तो इस वजह से इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी पॉलिसी के अंदर डिसीजंस में भी कोई बड़ा बदलाव ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर तालमेल अच्छा था। तो पुरानी पॉलिसीज को ही कंटिन्यू यहां पे रख सकते हैं, पुराने डिसीजन से कोई समस्या यहां पर नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ईरान की जो पावर हायरार्की है वो अभी तक इंटैक्ट है। सुप्रीम कमांडर जो है, सुप्रीम लीडर जो है वो बने हुए हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट है, तो हायरार्की मेंटेन है। तो ऐसे में यहां पर चांसेस कम है ईरान के अंदर किसी प्रकार का पॉलिटिकल आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पर बताया गया कि ईरान में जो इब्राहिम रईसी की डेथ हुई है ये पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं लेकर आ सकती, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमने काफी डिटेल में ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझा, साथ में एक हमने बड़ा मास लेवल का मैसेकर यहां पर देखा जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का करवाया गया था 1988 में। इसके बारे में आप इंटरनेट से और ज्यादा जानकारी लेकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट जानकारी अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी यहां पर एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स लेकर आया है, और ये उन दोस्तों को याद में ध्यान में रख के लेकर आया है जो कि तैयारी का सोचते तो हैं, पर बाकी जब कोर्सेज देखते हैं बहुत महंगे हैं और टाइम बहुत ज्यादा उनमें लगता है, तो ऐसे में वो डिसीजन नहीं ले पाते कि तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, क्या करना है। ऐसे में ऐसे दोस्तों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर 499 में एक एनसीईआरटी कोर्स आपके लिए लेकर आया गया है। दोस्तों, ये कोर्स 499 में इसलिए नहीं लेकर आया गया कि हम आपको सस्ते में कोर्स देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए लेकर आया गया है ताकि आप जिस कंफ्यूजन की स्टेट में हैं आप उससे बाहर निकल सकें और एटलीस्ट ये डिसीजन ले पाएं, अपनी तैयारी शुरू कर पाएं। और ये जो कोर्स है 499 में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी का कोर्स है। इसके अंदर कोर सब्जेक्ट्स पर काम करवाया जाता है। तो ऐसे में आप यहां पर तैयारी शुरू भी करेंगे, साथ में कोर सब्जेक्ट्स पर भी आपका काम होगा। यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक।
इन सब्जेक्ट्स में अगर आप शुरुआत के दिनों से ही पढ़ाई करके कमांड बनाते हैं तो आपको काफी अच्छा स्टार्ट मिलता है और आपकी डायरेक्शन सही रहती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोर सब्जेक्ट्स की यहाँ पर एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी सभी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ में यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है, गाइडेंस भी मिलती है और ऐसे में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आसानी से। 499 इससे ज्यादा महंगा आपका स्विगी का या जोमेटो का एक ऑर्डर होता है, तो ऐसे में अपनी तैयारी आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाएंगे तो यहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये 474 का हो जाएगा। ये कोर्स जो है अभी 499 का है, ये 474 का हो जाएगा जैसे ही आप कोड लगाएंगे इसमें SMK लाइव। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं विद अर्ली स्टार्ट, विद अर्ली गाइडेंस एंड वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। तो लिमिटेड टाइम में यहां पर एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी, आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया जाएगा ताकि आप ये समझ पाए कि तैयारी आखिर शुरू कैसे करनी है, तैयारी में क्या होता है, क्या पढ़ना है। उसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी यहाँ पर सभी एजुकेटर्स उनको भी लेते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सब कुछ यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए तो इस पे कोड लगाएंगे दोस्तों SMK लाइव और इस कोर्स को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको 2025 की तैयारी करनी है और इसके लिए आपको बिल्कुल जीरो से फाउंडेशन से एजुकेटर्स की गाइडेंस में पढ़ना है तो सभी टॉप एजुकेटर्स यहां पर कवर करवा रहे हैं सब्जेक्ट आरंभ बैच के अंदर। आरंभ बैच जो है ये एक बाइलिंगुअल बैच है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको हेल्प करेगा और बेसिकली ये कंटेंट इंग्लिश में होगा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में होगा। 2025 की तैयारी अगर आपको करनी है तो यहां पर आप कर सकते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सब कुछ आपको मिलता है। सब कुछ यहां पर कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ट्रायम्फ बैच इंग्लिश मीडियम का 2025 का है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच है, सब कुछ यहां पर मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस सब कुछ मिलेगा। सभी टॉप एजुकेटर्स यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव और इसका प्राइस कितना है तो इस कोर्स का प्राइस आपको मिलेगा 29,999 यानी कि लगभग 30,000 रुपए। इस पे भी अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में एनरोल करना है तो आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। आप SMK लाइव कोड जैसे ही लगाएंगे ये प्राइस जो है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ऐसे में आप अपनी तैयारी 2025 की कर सकते हैं। याद रखेंगे ये कोर्स 15 महीने का कोर्स है, यानी कि आपको 3 महीने और एक्स्ट्रा मिलते हैं। 12 महीने का कोर्स नहीं है, 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। तो और इसके अंदर GS भी कवर होगा, CSAT भी कवर होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं और कोड लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आप यहां पर टेस्ट सीरीज के अंदर ऑल इंडिया प्रीलिम टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, और अपना ऑल इंडिया लेवल का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ 99 में। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो भी दोस्त चाहते हैं कि भाई CSAT को अलग से प्रिपेयर करें और सिर्फ CSAT पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक कोर्स यहां पर लॉन्च किया गया है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, मधुकर कोटावे सर की गाइडेंस में आप पढ़ेंगे और ऐसे में सभी टॉपिक्स यहां पर रीजनिंग और मैथ्स के कवर किए जाएंगे और ऐसे में PYQs भी कवर होंगे सिर्फ 1999 में। और इस पर भी आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। तो आपको ये जो 1999 कोर्स है इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो आप CSAT के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि CSAT जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आपके सिलेक्शन को खासतौर पर प्रीलिम्स के अंदर डिसाइड करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अब CSAT ही कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, सेपरेट कोर्स है, कोड लगाना होगा SMK लाइव, डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ऑल इंडिया लेवल का एक मॉक टेस्ट होने वाला है 26 मई को, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है उसी टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट होगा। सुबह 9:30 बजे GS होगा, दोपहर में 2:30 बजे यहां पर आपको CSAT का पेपर देखने को मिलता है, बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में, और आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो टेस्ट है पूरी तरह से फ्री है, तो फ्री एनरोलमेंट है। कोड बस आपको लगाना होगा SMK लाइव और ये बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट करके आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों ये था ईरान के मामले में पूरा वीडियो। अगर यहां पर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।